प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आपकी सेवा में पुनः हाजिर। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र, मांग की लोच मापने की विधियाँ। तो मांग क्या है? मांग का मतलब होता है वस्तु को पाने की लालसा, मांग कहलाती है। मांग का नियम क्या बतलाता है कि जब मांग का नियम बतलाता है जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। तो ये मांग का नियम बतलाता है। मांग की लोच क्या है? कीमत का घटना और बढ़ना मांग की लोच है। तो मांग की लोच को मापने की विधियाँ हम डालेंगे। मांग की लोच को मापने की विधियाँ, तो मांग की लोच को मापने की 3 विधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे कुल व्यय रीति। कुल व्यय रीति। दूसरी है प्रतिशत रीति। प्रतिशत रीति। और तीसरी विधि प्रिय विद्यार्थियों बिंदु रीति अथवा चाप रीति। बिंदु रीति अथवा चाप रीति। चाप रीति। तो मांग की लोच की बात करने की 3 विधियां हैं, यानी कुल व्यय रीत, प्रतिशत रीत, बिंदु रीत अथवा चाप रीत। तो सबसे पहले हम डालेंगे कुल व्यय रीत। नंबर 1 हम डालेंगे कुल व्यय रीति। कुल व्यय रीति। कुल व्यय रीत का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। उन्होंने मांग की लोच को 3 श्रेणियों में बांटा: इकाई के बराबर लोच, इकाई से अधिक लोच और इकाई से कम लोच। इस विधि में मूल्य परिवर्तन से पूर्व तथा मूल्य परिवर्तन के बाद होने वाले कुल व्यय की तुलना की जाती है। तो इसमें इसको जो है फिर 3 भागों में बांटा गया है। तो इकाई के बराबर लोच फर्स्ट करके डालेंगे। इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच। तो इकाई के बराबर लोच क्या है? इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बराबर 1 करके लिखेंगे। तो इकाई के बराबर लोच क्या है? तो इकाई के बराबर लोच जिस अनुपात में मूल्य बढ़ता है मांग भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को कहेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर कहलाता है। जैसे कहा जाए कीमत में अगर 25% वृद्धि होती है तो मांग भी 25% कम हो जाती है, या कीमत में 25% की कमी होती है तो मांग भी 25% बढ़ जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? इकाई के बराबर लोच। यानी कहने का मतलब इसके कुल व्यय में कोई भी बदलाव नहीं होता है, जैसा कि इसको हम तालिका के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद में बताएंगे तालिका। तो तालिका बना लेते हैं। मांग की लोच को हम तालिका तक के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे वस्तु का मूल्य प्रति इकाई रुपए में। दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा इकाई में। तीसरे वाले कॉलम में लिखेंगे कुल व्यय रुपए में। और चौथे वाले में लिखेंगे विवरण, फिर मांग की लोच। तो इस तरीके से कॉलमों को बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रति इकाई, लिखेंगे 6
4 और 8, 6, 4 और 8। और इसके बाद में फिर लिखेंगे वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा इकाई में, यानी 1200, 300 और 150 लिखेंगे। फिर कुल व्यय, यानी कुल व्यय में कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसमें तीनों में 1200 हो जाएगा, इसमें भी 1200 लिखेंगे और इसमें भी 1200 लिखेंगे। विवरण के बारे में लिखेंगे मूल स्थित, मूल स्थिति, और फिर लिखेंगे मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, और फिर लिखेंगे मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि लिखेंगे। मांग की लोड लिखेंगे, यानी इकाई के बराबर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बराबर 1, इस तरीके से लिख लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझेंगे इस तालिका को कैसे। वस्तु का मूल्य प्रति इकाई रुपये में, जब वस्तु का मूल्य 6 रुपये था तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 1200 थी, तो कुल व्यय जो है 1200, ये मूल स्थिति थी। इसके बाद में कीमत में कमी हुई, तो कीमत में कमी होने पर क्या होता है, जो जो कीमत कम होती त्यों त्यों मांग बढ़ती है, ये मांग का नियम बतलाता है। तो कीमत जो है जब 6 से 4 रुपये हुई, यानी कीमत कम हुई, तो जो है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी रह गई, 300। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी रह गई, 300। तो कुल व्यय जो है कितना है, 1200। कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें लिखेंगे विवरण माने मूल्य में कमी। इसके बाद में मूल्य में वृद्धि, कीमत जो है जब 8 रुपये हो गई तो मांग घटी, यानी कीमत जो है जब 8 रुपये हो गई तो मांग क्या हो गई, घट गई। 150 जो है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा रह गई। कुल व्यय यानी 1200, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ, तो इसमें विवरण में लिखेंगे मूल्य में वृद्धि, यानी मांग की लोच कैसी हुई, यानी इकाई के बराबर हुई। कहने का मतलब जितनी कीमत में वृद्धि होती है उतनी ही मांग में कमी आ जाती है, और कुल व्यय में कोई भी बदलाव नहीं होता है, और जितनी कीमत में कमी होती है उतनी ही मांग बढ़ जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने जाना मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां थी उसके बारे में। सबसे प्रथम विधि का यहाँ पर जो है बताया गया तुम लोगों को, कुल व्यय रीति। इसके बाद में अगले की ऑनलाइन कक्षा में आगे अन्य विधियों पर चर्चा होगी। तो हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पे जाएं और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है, और ऑनलाइन कक्षाएं मिलने लगेंगी। हमारे चैनल पर ऑनलाइन कक्षाएं कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र और मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग एक जीवन के नए आयाम की तरफ बढ़िए और मन लगा करके अपनी पढ़ाई को करिए, क्योंकि आज जो मेहनत कर लेंगे वही भविष्य में काम आएगा। तो इसके लोगों की मांग थी कि आप अपने चैनल पर मोटिवेशन की कक्षाओं की शुरुआत करें, क्योंकि जीवन में कुछ बढ़ने के लिए मोटिवेशन यानी प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेरणा के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, फिर उसे किसी प्रकार की निराशा नहीं होती है। तो आप लोग प्रेरणाओं के बारे में जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उनको बारे में देखिए, एक जीवन में नई खुशियां मिलेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही है। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।